नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। देखिए, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इस वीडियो में हम हर वो क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो कि बार बार रिपीटेबल होते हैं। पिछले साल आया, जो पिछले से पिछले साल आया, वही सारे क्वेश्चनों को आपके सामने रखा गया है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही इत्मीनान के साथ देखिएगा, सारी चीज़ों को समझिएगा और किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन पे जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग में आपका एमसीक्यू दिया हुआ है, थोड़ा बहुत एमसीक्यू है और इन एमसीक्यू में कुछ एमसीक्यू तो मैं बता दूंगा और कुछ एमसीक्यू के आंसर आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सबकी हम बात करेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको इस चैप्टर का। देखिए, इस चैप्टर का क्या नाम है, चुनाव और प्रतिनिधित्व। चुनाव क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि बोले तो जो राजा, जो नेता वगैरह होते हैं उन्हीं को हम प्रतिनिधि बोलते हैं। हर वो व्यक्ति जो चुनाव में खड़ा होता है उसको ही हम प्रतिनिधि बोलते हैं। ठीक है, तो प्रतिनिधि को चुनने की जो प्रक्रिया होती है वो चुनाव के द्वारा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं या फिर हम सरकार को चुनते हैं। दूसरा बात करते हैं प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो ऐसे लोग जो चुनाव में खड़े होते हैं, ठीक है, जो कि अपने पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं को हम प्रतिनिधित्व कहते हैं। तो थोड़ी बहुत तो चीजें आपको पता लग गई। अब जो चुनाव होता है, चुनाव का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। चुनाव देखो जी, 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? एक होता है जी प्रत्यक्ष विधि के द्वारा और दूसरा होता है जी अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा। ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, चलिए अब समझते हैं प्रत्यक्ष विधि क्या होता है। ये ऐसी विधि होती है जिसमें डायरेक्ट व्यक्ति ही अपने प्रतिनिधि को चुनता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे विधायक का चुनाव होता है तो इसमें हम ही भाग लेते हैं ना, तो ये जिसमें जनता खुद भाग लेती है उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, और जिसमें जनता भाग ना ले, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग ले, उसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष विधि। जैसे आप वैसे आप बोल सकते हो, जैसे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, आप कह सकते हो जी अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें हम भाग नहीं लेते हैं बल्कि हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, राज्यसभा के लोग, लोकसभा के लोग, ये सारे लोग मिलके, है ना, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और इसी को हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो जिसमें जनता भाग ले उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, जिसमें जनता भाग ना ले, है ना, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग ले, उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा थोड़ी ना होता है ना। कुछ लोग जैसे पूरा डिटेल में अगर वीडियो देख रखे हैं तो वो तो बोलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जिसको आप कहते हो गुप्त मतदान के द्वारा होता है। लेकिन इजिली बच्चों को समझने के लिए मैंने छूटते ही बता दिया जी अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है ना, ये समझ लेना। तो राष्ट्रपति का चुनाव बोल सकते हो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है और जिसमें जनता पार्टिसिपेट करती है उसी को हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। चलिए, तो हमने मोटा मोटी इंट्रोडक्शन देख लिया। अच्छा, चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है जी? चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग की होती है, यानी कि भारत में एक चुनाव आयोग बनाया गया है जिसकी जिम्मेदारी है सिर्फ चुनाव कराने की। ठीक है, तो चुनाव आयोग, अब हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे चुनाव आयोग के क्या कार्य होते हैं, चुनाव आयोग में कौन कौन से सुधार होने चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ऑल ओवर सारी चीजें। तो ये तो मैंने चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं जो एमसीक्यू लिखा है वो। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारत में किस चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व लागू होता है। कौन से चुनाव में? लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्य विधानसभाएं में या फिर स्थानीय निकाय में। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लोकसभा का जो चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है ना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, बी वाला पॉइंट है, राज्यसभा चुनाव जो होता है, राज्यसभा चुनाव में आनुपातिक विधि के द्वारा होता है, मतलब इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं वोट का अधिकार है। देखिए, इसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इसमें छूटते लगा के आ जाएंगे मौलिक अधिकार। देखो भाई, पहले कहा जाता था कि वोट का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस चीज पे फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकार नहीं होगा, ये क्या है, संवैधानिक अधिकार रहेगा। तो इस वजह से वोट का अधिकार क्या होगा, संवैधानिक अधिकार होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर का। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके सामने मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि चुनाव विवादों को कहाँ चुनौती दी जा सकती है। मतलब जब चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसको हम कहाँ चुनौती दे सकते हैं? संसद में देंगे, चुनाव आयोग में देंगे, राष्ट्रपति को देंगे या फिर उच्च न्यायालय को देंगे। तो कहाँ देंगे हम?
उच्च न्यायालय में देंगे। यानी कि कोई भी विवाद वगैरह का मैटर होता है तो हम उच्च न्यायालय में लेके जाते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ नहीं अगर संभलता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में लेके जाते हैं। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कौन सुनिश्चित करता है? सुप्रीम कोर्ट करती है, उच्च न्यायालय करती है, भारत का चुनाव आयोग करता है, या फिर संसद करती है? इसका ऑप्शन आप खुद बताएंगे, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? यानी कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये क्वेश्चन आता है। तो अगर मैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर मैं बात करूं, ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है ना, कौन नियुक्ति करता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो नियुक्ति करने की जिम्मेदारी किसके पास है? राष्ट्रपति की, ठीक है। चलिए अगर मैं पूछूं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे स्टार्टिंग में, जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनका नाम था सुकुमार सेन। क्या नाम था? सुकुमार सेन करके नाम था, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त जिनका नाम था सुकुमार सेन, और अभी का अगर देखा जाए तो अपने राजीव कुमार करके हैं वो है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा? अभिकथन और कारण वाला जो क्वेश्चन है इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है और इसका आंसर देना होता है। क्या लिखा? भारत के लोग सीधे तौर पर अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। अब देखिए अगर देखा जाए तो बच्चे तुरंत इसको सही करेंगे, है ना, कि प्रधानमंत्री का चुनाव जनता के द्वारा होता है। बट देखिए यहाँ पे मैं आपको कह दूं, प्रधानमंत्री का जो चुनाव है सीधा जनता के द्वारा नहीं होता है, बल्कि हम लोकसभा के मेंबर चुनते हैं, लोकसभा के मेंबर चुनते हैं। प्रधानमंत्री देखो कोई भी बन सकता है, जिसको, है ना, जिसको ज्यादा बहुमत मिलेगा वही प्रधानमंत्री बन जाएगा। बट हम ये कह दें कि सीधे प्रधानमंत्री को चुनते तो ये गलत है, ठीक है। तो इस वजह से राइट रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अच्छा, कारण क्या कहता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति इसमें इन्वॉल्व होता है, तो ये सही है। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे ए असत्य है और आर जो लिखा हुआ सत्य है, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी भी प्रकार का अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है कि मत देने की उम्र 21 से हटाकर 18 कब की गई? ऑप्शन है 1984, 1989, 1991, 1995। इसका भी आंसर आप लोग को ही देना है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा, है ना, जवाब दे दूंगा। अच्छा, ये दो चीज तो मैंने आपको बताया था। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन है। और भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? श्री राजीव कुमार है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। चलिए अगर इनमें अगर चेंजेस आया होगा वर्तमान में तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज जो चीज लिखा हो, क्योंकि देखिए ये अधिकतर अगर देखा जाए, है ना, तो न्यूज वगैरह से आप लोग जुड़े रहेंगे तभी ये चीजें आपको पता लग पाएंगी, अदरवाइज नहीं पता लग पाएंगे, ठीक है। चलिए तो अगर कोई चेंज हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अदरवाइज जो है आपके सामने ही है। अच्छा, जो क्वेश्चन है, अब जैसे कई बच्चे ये कहते हैं भैया मुझे नोट्स चाहिए, तो नोट्स चाहिए तो भाई देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो नोट्स है, तो ये तो मैंने आपको ऐसे ही बताया कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स हैं आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, लेकिन उन्हीं चैप्टरों का मैं नोट्स दूंगा जिन चैप्टरों का बच्चे वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद आएंगे और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज करेंगे भैया मैंने ये चैप्टर कंप्लीट देख लिया, आप मुझे इसका नोट्स प्रोवाइड कीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप उसके आंसर को इजीली कर पाओ, ठीक है। तो ये शॉर्ट के क्वेश्चन है जिसको मैंने इजीली आपको करवा दिया, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते थे। अब वो क्वेश्चन को देखते हैं जो थोड़े से, है ना, थ्योरेटिकल टाइप में आते हैं, एक एक दो नंबर पे। क्या लिखा है? प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर बताइए। देखिए पिछले साल शायद पूछा था, है ना, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर बताइए। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में, मतलब जनता का जो चुनाव होता है उसमें सीधा भाग लेती है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधा भाग लेती है, चाहे वो चुनने की बात हो चाहे किसी भी चीज की बात हो, जनता खुद इन्वॉल्व होती है, तो उसी को हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो जनता के द्वारा जो चुने हुए लोग हैं ये भाग लेते हैं। अच्छा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप का शासन मानता है, यानी कि हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि यहाँ पे मैं पावरफुल हूँ, जाहिर सी बात है। जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ पे सारे व्यक्ति पावरफुल होते हैं, है ना। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि अपने आप को शासन समझते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिसको हमने चुना है वो अपने आप को मेन मानते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सारी जनता अपने आप को मेन मानती है, और अप्रत्यक्ष शासन में क्या होता है कि जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनको मेन माना जाता है, यानी कि वो अपने आप को शासक समझते हैं। तो ये प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ये देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट पास द पोस्ट, फर्स्ट FPTP ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। FPTP का फुल फॉर्म बताइए, तो फर्स्ट पास द पोस्ट। फर्स्ट पास द पोस्ट है क्या, ये मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है जब चुनाव होता है तो चुनाव में कोई एक व्यक्ति जीतता है, या फिर आप ये कह लो कि जिस भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिला होता है वही जीतता है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट क्या होता है? जिस तरीके से रेस अगर लगता है, रेस में जो व्यक्ति आगे होता है वही जीतता है, उसी प्रकार से चुनावी रेस में जो व्यक्ति सबसे आगे होता है वही जीतता है। इसी वजह से हम कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है,
यह वो प्रणाली है ना। इस प्रणाली का अर्थ यह है कि जो प्रत्याशी चुनावी दौड़ में अन्य प्रतिनिधियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है उसी को हम विजयी घोषित कर देते हैं, यानी कि उस वही चुनाव में विजयी होता है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है, जो भी चुनाव में सबसे ज्यादा जिसके वोट मिले होते हैं वही चुनाव में विजयी कहलाता है, इसी को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परिसीमन आयोग क्या है। देखिए जब चुनाव करवाया जाता है ना तो क्षेत्र डिसाइड कर दिया जाता है कि इस क्षेत्र में अभी चुनाव होगा, इस क्षेत्र में बाद में चुनाव होगा, इस क्षेत्र में इस डेट को चुनाव होगा। ये परिसीमन मतलब एरिया डिसाइड कर देना है ना, सीमाएं डिसाइड कर देना, ये किसका काम होता है, परिसीमन आयोग का काम होता है। तो देखिए क्या लिखा है, भारत में निर्वाचन आयोग के साथ काम करने वाली जो संस्था है निर्वाचन क्षेत्र की जो सीमा तय करती है, चुनाव क्षेत्र की जो सीमा तय करती है उसी को परिसीमन आयोग कहते हैं, तथा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारित करती है कि कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र जहाँ पे चुनाव होगा। और ये सारा का सारी जिम्मेदारी किसके पास होता है, परिसीमन आयोग का होता है, और इसी को हम परिसीमन आयोग कहते हैं। इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो अभी हमें समझ में आया कि जो सीमा डिसाइड करने का जो काम होता है परिसीमन आयोग का होता है, और इसकी स्थापना कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं। हाँ ये देखिए आपके सामने आज का प्रश्न लिखा हुआ है। आज का प्रश्न क्या लिखा हुआ है, जो बच्चे चैप्टर 2 की वीडियो देखे हैं वही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज जो ऐसे बच्चे जो कि पढ़े हुए हैं है ना तो वो इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। तो क्या लिखा है, समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में दिया गया। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये भी चेक करूंगा कि आप जवाब दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो इसका आपको जवाब देना है कि समानता का जो अधिकार है कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार के बारे में बताया गया है, कौन से मौलिक अधिकार के बारे में अनुच्छेद 32 में बताया गया आपको बताना है। तो 2 क्वेश्चन देखो मैं आपसे पूछ लिया हूँ। ठीक है, बाकी देखो यार चैनल पर अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ इससे हमें सपोर्ट मिलेगा और आपकी स्टडी और बेटर हो पाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विकास स्टडी पॉइंट और बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है तो विकास स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कीजिए। तो वहां पर एक बैच स्टार्ट किया हूं जिस बैच का नाम है सफलता बैच, और ये जो बैच है स्पेशली आप लोग के लिए बनाई गई है क्योंकि ये 11th क्लास में है ना हिस्ट्री के लिए और पोल साइंस के लिए बनाई गई है, जिसमें सबसे पहले चीज कंप्लीट आपको वीडियोस दी जाएगी, नोट्स दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है ना ये भी दिया जाएगा, उसकी वीडियो दी जाएगी है ना। इसके साथ साथ सैंपल पेपर, डाउट क्लासेस, लाइव क्लासेस, यहाँ पे जो आप अपने डाउट्स हैं मेरे से लाइव में आप पूछ सकते हो, अपने लाइव में सारी स्ट्रेटजी तैयार करवा सकते हो, किस तरीके से भैया पढ़ना है वो सारी की सारी चीजें बता दी है। लेकिन ये फैसिलिटी कहाँ पे उपलब्ध है, ये फैसिलिटी सारी विकास स्टडी पॉइंट पे उपलब्ध है। ठीक है, और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ये जो सफलता बैच है स्पेशली आप लोग के लिए बनाया गया ताकि जो आप YouTube पे एड्स का सामना करते हो एड्स आपको ना देखना पड़े और उस एड से बचिए, और सारा का सारा जो चीज है आपको एक साथ देखने को मिलेगा, एक साथ पढ़ने को मिलेगा, बिना एड के देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये सारी फैसिलिटी आपको, आप अगर ट्यूशन भी पढ़ते हो ना तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है कि आप यहाँ से रिवीजन कीजिए और अच्छे से स्कोर कीजिए। देखिए भाई 11th क्लास में आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो मेन ये होता है कि जो रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट जो खुशी देती है, खुशी जो देती है रिजल्ट, उस समय आपकी मेहनत की याद नहीं आती कि हमने इस तरीके से निकाला। जो रिजल्ट की खुशी है ना वो आपके जो मेहनत का घाव है सबको भर देगी, है ना। तो वही आप समझ सकते हो कि 11th क्लास में हो तो ये सारी चीजें आपके लिए बनाई गई है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट दिक्कत है आप 70912793 पे आप मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज करेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, सीधा कॉल मत कीजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं तो इस वजह से हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप मैसेज कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वाधिक वोट से जीत, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था में 4 अंतर बताइए। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये अंतर जो पूछा जाता है 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली क्या होता है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है। सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली जैसे मान लेते हैं, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली क्या होती है, मान लेते हैं किसी चुनाव में 3 बंदे हैं और वोट देने वाले लोगों की संख्या 100 है, एक व्यक्ति को 40 वोट मिलता है, एक व्यक्ति को 35 वोट मिलता है, एक व्यक्ति को 25 वोट मिलता है ना। अगर देखा जाए तो इस हिसाब से इनको वोट मिला है और उसके बाद चुनाव में जीतेगा कौन, जिस व्यक्ति को 40 वोट मिला वही जीतेगा। यानी कि सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली वो प्रणाली होती है जिसमें जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलता है वही चुनाव में विजयी कहलाता है। जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है, ये वो प्रणाली होती है जिसमें इसमें देखिए सबसे ज्यादा वोट वेस्ट होता है, हो रहा है ना। लमसम देखा जाए तो 60 वोट जो है वो वेस्ट हो रहा है, 40 वाला जीत गया तो 60 वाला मतलब एक तरीके से समझ तो वेस्ट हो गया। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वो प्रणाली होती है जिसमें किसी एक बंदे को वोट नहीं देना जाता है, एक बंदे को वोट नहीं देते हैं, बल्कि इसमें सभी बंदों को वोट देते हैं, बशर्ते रेटिंग के हिसाब से उनको नंबर दिया जाता है। जो सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगता है उसको आप वोट देते हो, दूसरे नंबर पर जो आपको अच्छा लगता है उसको कम रेटिंग देते हो, तीसरे नंबर पर जो अच्छा लगता है उसको और कम रेटिंग देते हो।
हालांकि मैं आपको बता दूं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दो टाइप्स की होती है, एक सूची प्रणाली होती है और एक होती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। दोनों के बारे में मैं डिटेल्स में इस चैप्टर को जो पढ़ा है वहां पे मैंने बताया हुआ है। जिन बच्चों को अगर जानना है पूरे अच्छे तरीके से, आप वो वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अदरवाइज अगर देखा जाए तो अगर डिफरेंस है तो सिर्फ डिफरेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर उस टॉपिक पे जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप इसको समझिए। क्या लिखा हुआ है, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली, सेम ऐसे ही आपको एग्जाम में भी अपने आंसर शीट पे बनाना है। और देखिए क्या लिखना है, सबसे पहला पॉइंट, देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। जैसे आप देखते हो इंडिया में है ना, जब चुनाव होता है तो पहले छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। कभी इधर चुनाव होगा तो कभी इधर होगा तो कभी इधर होगा, अन्य अन्य जगहों पे अन्य समय में टाइम में है ना चुनाव होता है। तो वही लिखा है कि देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। और इस वाले में पूरे निर्वाचन क्षेत्र को एक ही मान लिया जाता है, यानी कि पूरे देश में सिर्फ एक ही निर्वाचन क्षेत्र होता है। तो क्या लिखा है, पूरे देश का एक ही निर्वाचन क्षेत्र होता है और इसमें छोटे छोटे कैटेगरी में बांट दिया जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है, यानी कि हर एक क्षेत्र से सिर्फ एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो एक छोटे से क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। तो ये लिखा है एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मतदाता जो है प्रत्याशी को वोट देता है। जैसे हमारे इधर का अगर कोई विधायक खड़ा है तो हम विधायक को देख के वोट देंगे ना, तो ऐसे ही। लेकिन अगर समानुपातिक में देखा जाए तो यहाँ पे पार्टी को वोट दिया जाता है। जो भी पार्टी खड़ी है पार्टी के नाम पर वोट मिलता है, ना कि मेंबर के नाम पे। ठीक है, आगे प्रत्याशियों को व्यक्तिगत जानते हैं। जैसे मान लीजिए विधायक खड़ा है तो विधायक को हम व्यक्तिगत जानते हैं ना कि ये व्यक्ति सही है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें मतदाता पार्टी को वोट देती है, इसलिए प्रत्याशी को नहीं जानती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जाता, बल्कि पार्टी को वोट दिया जाता है। और पार्टी जब जीतती है तो अपने हिसाब से किसी प्रतिनिधि को है ना उस जगह पे शासन करने के लिए भेज सकती है। आप कुछ इस तरीके से समझे, जैसे आईएएस का एग्जाम होता है ना, तो आईएएस के एग्जाम में सारे बंदे पार्टिसिपेट करते हैं ना, है ना। पार्टिसिपेट करने के बाद उनकी ड्यूटी कहीं भी लगाई जा सकती है। सेम ऐसा ही कि यहाँ पे अगर पार्टी कोई जीत जाती है तो पार्टी जीतने के बाद है ना अपने प्रतिनिधि को कहीं भी किसी भी क्षेत्र में है ना काम करने के लिए भेज सकती है। लेकिन इस वाले में अगर मैं बात करूं तो जो जहां का है सिर्फ वही काम करेगा। अगर विधायक हमारे इधर का तो सिर्फ यहीं पे काम करेगा, है ना, ऐसा काम होता है। तो हमने क्या समझा, हमने यही समझा कि सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में इसको छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, इसको एक ही समझा जाता है। यहाँ से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है, यहाँ पे कई सारे चुने जा सकते हैं। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, इसमें पार्टी को वोट देता है। यहाँ पे हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और यहाँ पे हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखिए किसके बारे में बात की जा रही है, कार्यों के बारे में बात की जा रही है कि जो चुनाव होता है, चुनाव आयोग जो होता है उसके कौन कौन से कार्य होते हैं। चुनाव आयोग जो कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेती है, उसके कार्यों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मतदाता सूची तैयार करती है। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मत देंगे, जो वोट देंगे, वो डिसाइड करने का काम जो होता है वो डिसाइड कौन करती है, निर्वाचन आयोग। जैसे मान लीजिए हम भी 18 को जिस समय पे हुए थे तो हमने वोटर लिस्ट बनवाया था, है ना, वोटर आईडी बनवाया था। तो जैसे ही वोटर आईडी हम बनवाते हैं वैसे ही ये लिस्ट दर्ज कर लिया जाता है कि हाँ ये व्यक्ति 18 का हो गया है और इसको ना वोट देना है। तो ऐसे ही सेम मतदाता सूची तैयार करने का काम किसका होता है, निर्वाचन आयोग का। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसका होता है, निर्वाचन आयोग। भाई इसकी जिम्मेदारी है कि स्वतंत्र चुनाव कराए और निष्पक्ष चुनाव कराए। ठीक है, आगे बात करते हैं चुनाव की तिथि घोषित करना कि किस डेट पे चुनाव होगा, ये भी डिसाइड कौन करता है, निर्वाचन आयोग करती है। आचार संहिता क्या है, एक प्रकार का विशेष नियम कानून होता है जो कि जब चुनाव होता है उस समय लागू किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति है ना कोई भी ऐसा काम ना कर पाए जिसकी वजह से है ना नेगेटिविटी फैले। जैसे आप देखते हो एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी को हराने के लिए है ना गलत इंफॉर्मेशन का यूज करता है, ऐसा कोई ना करे, इस चीज के लिए आचार संहिता लागू किया जाता है। इसमें है ना दारू पे बैन लगाया जाता है, पैसे बांटने पर बैन लगा दिया जाता है। बट होता क्या है, लोग जो है इनको करते हैं है ना इनडायरेक्टली रूप में कर देते हैं, है ना, इलीगल तरीके से कर लेते हैं, जो कि हम सुधार की बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे कौन कौन से सुधारों की जरूरत है। अदरवाइज देखा जाए तो चुनाव आयोग आचार संहिता लागू करती है। मतदाता सूची तैयार करना, जिस दिन मतदाता तिथि किस दिन मत देना है वो तिथि डिसाइड करना, मतगणना तिथि किस दिन डेट मतलब किस दिन गणना होगी, है ना, किस दिन गिनती होगी वो चीज डिसाइड करना, परिणाम तिथि किस दिन रिजल्ट आएगा ये भी डिसाइड करने का काम होता है निर्वाचन आयोग का। आवश्यकता पड़ने पर चुनाव को स्थगित करा देना, मतलब रोक देना, है ना, इसको भी जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग के पास। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, कौन कौन से पार्टियां खड़ी हो सकती हैं, ये भी जिम्मेदारी कौन देता है, निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसकी लेती है। इसके साथ साथ कौन कौन से पार्टी खड़े होंगे, उनके कौन कौन से चिन्ह रहेंगे, ये भी डिसाइड कौन करता है, निर्वाचन आयोग करती है कि किसके पास क्या रहेगा। आपने देखा होगा जो भारतीय जनता पार्टी है उसका कमल का फूल है, ये कौन डिसाइड करता है, ये पार्टी तो डिसाइड करती है लेकिन मान्यता कौन देता है, निर्वाचन आयोग देती है कि हाँ ठीक है आपका जो रहेगा कमल का फूल रहेगा। ऐसे ही देखो अलग अलग पार्टियों का, किसी का हाथ का पंजा है तो किसी का साइकिल है, किसी का हाथी है ना, किसी का हंसिया है, तो ये सारा चीज़ है।
गलत जानकारी इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन क्षेत्र में अयोग्य घोषित कर देना कि भाई आपको चुनाव नहीं लड़ना है, ठीक है, ये भी डिसाइड कौन करता है, निर्वाचन आयोग डिसाइड करती है, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया, निर्वाचन आयोग के कार्य समझ में आ गए। अब देखिए ये क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। अब 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो भाई देखो सिंपल सी बात है, 6 पॉइंट लिखिए और 6 पॉइंट को कम से कम 2-2 लाइन 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। जैसे पहला वाला लिखा है मतदाता सूची तैयार करना, तो आप ऐसे लिखे कि भारतीय निर्वाचन आयोग का सबसे पहला काम क्या होता है, मतदाता सूची तैयार करना, जिसमें जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं उनका नाम डिसाइड किया जाता है कि ये व्यक्ति जो है 18 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, इनको वोट देने का अधिकार मिल चुका है। बस उसकी एक लिस्ट जारी करने का काम होता है निर्वाचन आयोग का। बस आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करके लिख देना है ना, ऐसे करके। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और चीजों को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि लोकतंत्र में चुनाव का महत्व लिखिए। तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, लोकतंत्र है जहाँ पे जनता का शासन है। अब सपोज इंडिया की ही बात करें तो इंडिया जिस टाइम पे आजाद हुआ था उस टाइम पे हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पे लोकतंत्र रहेगा, ठीक है, मान लिया लोकतंत्र रहेगा, लेकिन आप समझिए कि क्या कोई भी फैसला लेने में सारे व्यक्ति एक साथ आ सकते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि हमें पता है लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति का शासन होता है, तो सारे फैसला लेने में क्या हर एक व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक चुनाव की जरूरत पड़ेगी। तो लोकतंत्र में चुनाव का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है, जिसके थ्रू हम एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो हमारे लिए अच्छा डिसीजन लेता है, इट मीन सरकार का हम चुनाव करते हैं। तो क्या लिखा है, लोकतंत्र में चुनाव का बहुत अधिक महत्व है। चुनाव और लोकतंत्र एक ही सिक्के के दो पहलू, जैसे एक सिक्के में हेड और टेल होना दोनों ही जरूरी है, उसी प्रकार से देश में लोकतंत्र है तो चुनाव भी होगा, और जहाँ पे चुनाव है वहां पे लोकतंत्र भी होगा। तो क्या लिखा है, लोकतंत्र में चुनाव का बहुत अधिक महत्व। चुनाव और लोकतंत्र एक ही सिक्के के दो पहलू है। आज विश्व में 100 से अधिक देशों में लोकतंत्र, जहाँ पे लोकतंत्र है वहां पे जनप्रतिनिधियों के लिए चुनाव करने के लिए चुनाव प्रणाली भी होनी जरूरी है, क्योंकि ये एक सिक्के के दो पहलू है। आगे बात करते हैं, प्रतिनिधि चुनाव जीतकर सरकार में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है, कि यानी कि जनता में ही रह के जो सरकार है वो कार्य करता है, क्योंकि जो सरकार है उसको चुनने का काम किसने किया? जनता ने किया है। चुनाव हुआ प्रतिनिधि जनमत के अनुसार काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा इस व्यवस्था में जनता में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। आत्मविश्वास का मतलब कॉन्फिडेंस, क्योंकि चुनने वाला कौन है? हम ही चुनने वाले हैं। हम उस व्यक्ति को चुनेंगे जो व्यक्ति हमारे देश के लिए सही होगा, तो इस वजह से इसमें आत्मविश्वास की भावना बढ़ जाती है। लोकतंत्र में उचित प्रतिनिधित्व जरूरी है, क्योंकि चुनाव जो है चुनाव द्वारा ही संभव हो सकती है। यानी कि अगर देखा जाए लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि का अगर चुनाव करना है तो उसके लिए चुनाव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा उचित प्रतिनिधि से मिल सकती है। यानी कि अगर देखा जाए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा किस तरीके से हो सकती है, जब हम एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो सबका एक अच्छा प्रतिनिधित्व कर पाए। तो ये किस चीज की वजह से संभव है? सिर्फ और सिर्फ चुनाव की वजह से संभव है। उचित प्रतिनिधित्व से राष्ट्र है एकता की ओर राष्ट्र एकता को बल मिलता है। एक तरीके से देखा जाए, अगर हम अपने प्रतिनिधित्व को अच्छे से चुनेंगे, जो अपने कैंडिडेट हैं उनको अच्छे से चुनेंगे, तो इससे जो राष्ट्र एकता है इसको बल मिलता है, इसको बढ़ावा मिलता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सरकार होती है, सरकार की अहम भूमिका होती है जो किसी एक देश को है ना ऊपर तक पहुंचाता है, और उस सरकार को चुनने का काम जो होता है जनता करती है। तो जहाँ पे लोकतंत्र होता है वहाँ पे चुनाव होना जरूरी है, और जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ पे लोकतंत्र का होना जरूरी है। चलिए भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए, अभी हमने बात किया था चुनाव आयोग के कार्य, जहाँ पे हम ये भी समझा था कि चुनाव आयोग ने ये सारी चीजें कर रखी है कि भाई दारू शराब सिगरेट पैसा ये सब नहीं बांटना है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी कमियां है जिसको सुधार करने की जरूरत है। जैसे क्या क्या है, तो देखिए भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार करने की कोई 6 सुझाव दीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। तो भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के कोई 6 है ना, कौन से 6 सुधार है? तो देखिए सबसे पहले चीज, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लाया गया। हमारे देश में क्या अपनाया गया है? सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली अपनाई गई, यानी कि जिस भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलता है वही जीत जाता है। बट देखा जाए तो इसके स्थान पर समानुपातिक लाने की बात हो रही है। रीजन क्या है लाने की? क्योंकि सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली में वोट वेस्ट ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई वोट वेस्ट नहीं होता, ज्यादा वोट वेस्ट नहीं होता है ना। तो इस वजह से इसमें सुधार करने की जरूरत है। दूसरा है चुनावी खर्च की सीमा तय करना। अब जैसे मान लीजिए चुनाव में एक व्यक्ति ये खड़ा है, एक व्यक्ति ये खड़ा है, ये अमीर है ना, ये अमीर है और ये गरीब है। तो अब देखिए अमीर क्या करेगा? अमीर अच्छे से चुनाव प्रचार करेगा, और जाहिर सी बात है जिस चीज का प्रचार होता है वही जीतता है। गरीब क्या चुनाव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जीतने के चांस किसके बढ़ जाएंगे? अमीर के। तो इसका मतलब तो सीधा हुआ ना कि भाई तुम अमीर हो, तुम चुनाव प्रचार कर सकते हो तो तुम जीत जाओगे, लेकिन ये गलत है ना। तो चुनाव आयोग क्या करती है? सीमा डिसाइड करने का काम करती है, ठीक है। यानी कि सुधार करने की जरूरत है कि भाई सीमा तय कर दो कि अमीर भी उतना ही पैसा खर्च करेगा जितना कि गरीब कर सकता है, और इससे एक बराबर का प्रतिनिधित्व देखने को मिल जाता है। जैसे गाँव में देखते हो प्रधानी वगैरह का जब चुनाव होता है तो उसमें बंदे खेत बेच के चुनाव लड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है एक बार मैं चुनाव जीत गया ना तो पूरा पैसा ऐंठ लूंगा। वही वाली बात है, जब आप खर्चे को डिसाइड कर दोगे ना
तो कोई बंदा ऐसा काम नहीं करेगा, अपना जमीन जायदाद बेचकर चुनाव नहीं लड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भाई तुम जनता की सेवा करने आ रहे हो, और जनता की सेवा ऐसे करोगे क्या कि पूरा जमीन जायदाद बेच दे रहे हो और जब जीतोगे तो पूरा का पूरा मंगा ले रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। अच्छा, अपराधियों का चुनाव लड़ने में आयोग घोषित कर देना, जो हालांकि देखा जाए तो ये चीज तो है अपराधियों का, लेकिन अपराधी क्या करते हैं, पैसा खिलाकर अपना एफआईआर वगैरह फड़वा देते हैं, सारा चीज कर देते हैं, है ना। तो ये चीज है, हालांकि देखा जाए तो एफआईआर वगैरह फड़वाना बहुत मुश्किल का काम है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो जो अपराधी होते हैं वो पहले ही एफआईआर लिखने से पहले ही पैसा खिलाकर वो हो जाते हैं ना। ये चीज है जो कि गलत है। चुनाव प्रचार में धर्म जाति के आधार पर चुनाव करना, भाई देखो कई बार ऐसा भी होता है ना कि मैं तुम्हारे कास्ट का हूँ, मैं तुम्हारे धर्म का हूँ, आप मुझे जीता हूँ, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ये भी चीज गलत है। चुनाव प्रचार में पैसा शराब आदि का लालच नहीं दिया जाना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए पिछले समय से जो महिलाएं हैं, है ना, उनको इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि बाहर का जो दुनियादारी का काम है वो पुरुष देखते हैं और जो घर का काम है वो लड़कियां देखती हैं, लेकिन ये चीजें गलत है। पुरुष और महिला आज के डेट में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो भाई इसमें भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और आगे चल के ऐसा भी होता है 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दिया गया। आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए। देखिए आचार संहिता तो सही बनाया गया, बट इसको पालन अच्छे से किया जाए, इस चीज के लिए नियम बनाना चाहिए। तो ये कुछ सुधार है जो कि भारतीय चुनाव प्रणाली में होने चाहिए, ठीक है। चलिए एक और चीज देख लेते हैं, क्या लिखा है, भारत की चुनाव प्रक्रिया में विभिन्न चरणों को, है ना, सविस्तार समझाइए। भारत की चुनाव प्रक्रिया, देखिए चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, तो देखिए भारत की चुनाव प्रक्रिया का चरण सबसे पहला क्या है, चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करना कि भाई देखो चुनाव आने वाला है, ऐसा ऐसा, है ना। फिर चुनाव तिथि घोषित करना, आवेदन कि भाई कौन कौन से व्यक्ति चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, वो आवेदन डालेंगे, है ना, लेटर लिखेंगे। अच्छा, नाम वापस लेने की तिथि घोषित करना कि जो व्यक्ति नाम वापस लेना चाहते हैं वो ले सकता है, तो ये भी बताना होता है। फिर चुनाव प्रचार करने की बातें आती हैं, फिर चुनाव प्रचार की निगरानी करना, ये भी चुनाव आयोग का काम होता है। तय तिथि को चुनाव कराना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, ये भी काम हो जाता है। मतगणना कराना, चुनाव का परिणाम घोषित करना, ये भी हो जाता है ना। आगे चल के चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना कि कौन कौन से चुनाव अधिकारी रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को चुन रहे जो धांधली कराने का काम करते, तो वो सब चीज की जिम्मेदारी लेना, है ना। मतदाता केंद्र की स्थापना करना कि कहाँ कहाँ पे जो चुनाव है वो होगा। देखते हो ना अक्सर जब चुनाव आता है तो जो अपने स्कूल वगैरह होते हैं इसी को मतदाता केंद्र बना देते हैं, क्योंकि देखो एक दिन की बात है, एक दिन छुट्टी हो जाती है स्कूल की और सारे जो लोग होते हैं वो अपना स्कूल में जाते हैं, अपना वोट दे के चले आते हैं। तो चुनाव प्रक्रिया कुछ इस तरीके से होती है। अब देखिए एक क्वेश्चन और आपके सामने रखा गया है, ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। चुनाव और लोकतंत्र एक ही सिक्के के दो पहलू है, इसके बारे में बताइए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जहाँ पे लोकतंत्र होगा वहीं पे चुनाव होगा, और जहाँ पे चुनाव जरूरी है वहीं पे लोकतंत्र है। देखिए जहाँ पे चुनाव है, अभी हमने क्या समझा, जहाँ पे लोकतंत्र, जहाँ पे हर एक व्यक्ति का पावर है, वहाँ पे चुनाव होना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सारे फैसले लेने में सभी जनता एक साथ भाग नहीं ले सकती, तो हमें किसी एक व्यक्ति को चुनने के लिए चुनाव की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन हमें एक चीज़ और समझना है, क्या, जहाँ पे चुनाव होता है ना वहाँ पे लोकतंत्र का होना जरूरी है। ऐसे चुनाव का क्या महत्व है जहाँ पे जनता ही पार्टिसिपेट ना करे, है ना, जहाँ पे जनता को मौका ही ना मिले, ऐसे चुनाव की कोई वैल्यू है नहीं, है ना। तो इसलिए कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू है, चुनाव और लोकतंत्र। देखिए क्या लिखा है, चुनाव और लोकतंत्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह एक सिक्के के दोनों पहलू होना जरूरी है, उसी प्रकार जहाँ चुनाव होता है वहाँ पे लोकतंत्र का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहाँ लोकतंत्र वहाँ पे चुनाव का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम एज इट इज आपको ऐसे ही लिखना है। आगे क्या लिखा है, आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। देखिए जहाँ पे लोकतंत्र होता है वहाँ कोई भी फैसला लेने में जनता की स्वीकृति जो ज्यादा जरूरी होती है, और ये संभव लगभग न के बराबर है। मैंने बताया जहाँ पे लोकतंत्र है वहाँ पे सारे व्यक्तियों का पावर होता है। अब कोई भी एक फैसला लेना हो और जहाँ पे करोड़ों की आबादी हो, तो क्या सारे लोग मिलकर डिसीजन ले पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना पड़ेगा जो हमारी तरफ से इसमें पार्टिसिपेट करेगा, है ना, क्योंकि सभी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हमारे लिए निर्णय ले और हमें उस पर विश्वास रहे, यानी हमें भी उस पर विश्वास रहे। उस व्यक्ति को चुनने के लिए हमें चुनाव की आवश्यकता पड़ती है ना। इसलिए कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता होती है, और इसी प्रकार वो चुनाव भी अर्थहीन है, यानी कि उस चुनाव की भी कोई वैल्यू नहीं है जहां पर लोकतंत्र ना हो। यानी कि हम कह सकते हैं ऐसा चुनाव जहां पे लोकतंत्र ना हो, वो चुनाव की भी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए जहां पे लोकतंत्र वहां पे चुनाव होना जरूरी है, जहां पे चुनाव वहां पे लोकतंत्र होना जरूरी है। अर्थात जिस चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं होती है, ऐसे चुनाव का होना या न होना एक जैसा होता है। इसलिए चुनाव और लोकतंत्र को एक ही सिक्के के दो पहलू के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं चुनाव और लोकतंत्र एक ही सिक्के के दो पहलू, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, भारत की चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, है ना। तो भारत की जो चुनाव प्रणाली है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली है। सबसे पहले हमने सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली अपनाई क्यों है? सबसे पहली चीज तो ये सरल
कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। जिस तरीके से रेस में जो व्यक्ति आगे जाता है, आगे निकल जाता है, वही जीतता है, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वही जीतता है। इसलिए भारत ने क्या अपनाया है? सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली अपनाया है। तो पहला चीज़ तो ये सरल है। दूसरा, प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होती है, यानी कि इसमें प्रतिनिधि जो है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। कोई प्रतिनिधि काम करेगा वो जनता को जवाब देगा। अगला है मतदाता एवं प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष संपर्क होगा। ये जैसे देखते हो ना, जिसको हम चुनते हैं वो भी जनता के लिए काम करेगा और हमारे बीच में रह के काम करेगा। यह प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधिक लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ पे हर एक क्षेत्र से एक व्यक्ति चुना जाता है जो कि उस क्षेत्र के लिए काम करता है। इसमें खर्च कम आता है, यानी कि अगर देखा जाए सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली का खर्च कम आता है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो खर्च है वो ज़्यादा आता है। इसलिए हमने क्या अपनाया है? सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली अपनाया है। इस प्रणाली से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है और इसी वजह से सर्वाधिक मत के आधार पर जीत प्रणाली है, उसी को हमने अपनाया है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका जो चैप्टर है, ओवर हो गया। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई परेशानी, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सफलता बैच में ऐड हुई है। कोई दिक्कत परेशानी है तो नंबर आपको दिया ही है, आप उस पर बात कीजिए। साथ ही साथ नोट्स लेना है इसका, तो मैंने आपको बताया 7011912793 करके मैसेज करके आप ले सकते हैं। आई होप तो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक